अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अभी हम हेमोलिटिक एनीमिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेमोलिटिक एनीमिया हमारे पास वो एनीमिया है और ये हमारे पास ब्लड की डिसऑर्डर्स में भी यहाँ आते हैं। ठीक है, तो ये ब्लड की डिसऑर्डर्स है कि जब नॉर्मल आरबीसीज़ की जो लाइफ स्पैन है वो हमारे पास 120 डेज़ है, लेकिन जब एक आरबीसी 120 डेज़ से पहले डिस्ट्रक्ट हो जाए, ठीक है, तो उसको हम हेमोलिटिक एनीमिया कहेंगे। ये तो देखिए, हेमोलिटिक एनीमिया इज़ अ कंडीशन इन विच देयर इज़ नॉट इनफ आरबीसीज इन द ब्लड ड्यू टू द प्रीमेच्योर बिफोर 120 डेज डिस्ट्रक्शन रेट ऑफ प्रोडक्शन एक्सीज डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो जब इनफ आरबीसीज आपकी ब्लड में नहीं होंगे, ब्लड वेसल में नहीं होंगे, ठीक है, तो फिर आपको ये क्या कि ये मसला बना देती है कि जो उसकी आपकी जो प्रीमेच्योर आरबीसी की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। और जब प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है ना, तो फिर आपकी क्या हो जाती है, मतलब आपकी जो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी है उससे डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी ज़्यादा हो जाती है, तो उसको हम हेमोलिटिक एनीमिया कहेंगे। ठीक है, तो फिर उसकी जो काजेज़ होती है वो किस वजह से होती है, तो हेरिडिटी की वजह से हो सकती है। तो हेरिडिटी का मकसद ये है कि जो ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होती है ना, तो उसकी जो जब डिफिशिएंसी आ जाए, ठीक है, तो जब उसकी डिफिशिएंसी आ जाती है तो फिर आपकी हेमोलिटिक एनीमिया काज होती है। ठीक है, इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकती है कि जब आपकी ख़ुद जो ऑटो इम्यूनिटी सिस्टम होती है तो वो आपकी जो आरबीसीज है उस पर अटैक करना स्टार्ट करा देती है और फिर डिस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, मतलब HIV वगैरह ये बहुत ज़्यादा जो बड़ी मतलब एड्स वगैरह होते हैं ना, उसकी वजह से भी हो सकती है। रिएक्शन टू मेडिसिन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, जब हम क्या हो जाती है कि मतलब जब आपकी मेडिसिन वगैरह की ट्रांसफ्यूजन की वजह से कोई भी ब्लड वो डिस्ट्रक्ट हो जाए, या हाइपर स्प्लेंजिज्म जो होती है, मतलब आपकी जो ओवर एक्टिव स्प्लीन, मतलब जब आपकी स्प्लीन जो है वो ओवर एक्टिव हो जाए, तो स्प्लीन का काम डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी है, लेकिन वो नॉर्मल 120 डेज जब आरबीसी पे मतलब गुजार लेते हैं ना, फिर बाद में जो है वो एक एपोप्टोसिस प्रोसेस करवाते हैं और एपोप्टोसिस के ज़रिए वो है आरबीसी डिस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो है जो स्प्लीन है वो एक्टिव ज़्यादा हो जाती है, तो फिर जो है वो टाइम से पहले आरबीसी को डिस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसकी जो साइन सिम्टम है तो चिल्स होती है, मतलब आपको ऐसा मतलब सर्दी सा लगती है और शिवरिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। फिर उसकी जो डार्क यूरिन होती है, ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होती है कि डार्क यूरिन जो है ये भी साइन सिम्टम है किस चीज़ के, हेमोलिटिक एनीमिया के, या इनलार्ज स्प्लीन हो जाती है। ठीक है, तो हाइपर जो स्प्लीनिज्म होती है या हाइपर या क्या है कि स्प्लीनोमेगेली होती है। ठीक है, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन होती है, उसकी साइन सिम्टम है यही। ठीक है, हेमोलिटिक एनीमिया के, क्योंकि जो नॉर्मल आरबीसीज़ की डिस्ट्रक्शन होती है तो वो तो नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन जब वो नेचुरल प्रोसेस से हट के वो जो है आर्टिफिशियल वगैरह ख़ुद ब खुद वो ये जो है एबनॉर्मलिटी काज करा देती है, तो फिर स्प्लीन की इनलार्जमेंट होती है। फैटीग हो सकती है क्योंकि उसको आयरन की कमी हो जाती है, तो आयरन तो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, तो फिर ऑक्सीजन कैरी नहीं होगी, ठीक है, ज़्यादा टिशू को, तो फिर आपको फैटीग ही नज़र आते हैं। फीवर होती है, ठीक है, और पेल स्किन कलर मतलब पेलर हो जाती है, और रैपिड हार्ट रेट जो होती है, और शार्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, येलो स्किन कलर जो है हो सकती है, जॉन्डिस वगैरह। समझ गए स्टूडेंट। फिर क्या है कि उसकी जो सीक्वेंस होती है हेमोलाइसिस की, कि जिस तरीके से जो है आपकी जो है ब्लड होती है ना, तो वो डिस्ट्रक्ट होती है। तो क्या है कि देखिए हमारे पास क्या होता है कि नॉर्मल आरबीसीज माइक्रोफेजेस को किल करते हैं। जब वो किल करते हैं ना, तो उससे मतलब 3 चीज़ें जो है वो अलग हो जाती है आरबीसी से। एक आयरन, एक ग्लोबिन जो प्रोटीन है, एक प्रोपाइलिन जो प्रोपाइलिन है, ठीक है, प्रोपायरिन। तो ये प्रोपायरिन रिंग्स जो होती है वो उससे रिलीज़ होती है, और फिर इससे ब्लेवार्डिन जो है एक कंपाउंड है वो बन जाती है, और ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है उससे कंबाइन होती है और अल्ब्यूमिन के साथ
लेवर में चले जाते हैं और लेवर में जो है वो बिलिरुबिन बना देती है और वो बिलिरुबिन जो है ब्लड में सर्कुलेट हो जाती है और फिर आपकी जो कलर होती है ना वो येलो सा होती है। तो ये येलो कलर किस वजह से होती है? बिलिरुबिन की वजह से होती है और वो किसी प्रोसेस पे होती है तो वो ये इसी तरीके से होती है। समझ गए स्टूडेंट? तो ये सीक्वेंस है हेमोलाइसिस के, ठीक है। और फिर ये बाइल जो है बाइल आ जाती है और ये बाइल की थ्रू जो है वो आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन उस पर ज़्यादा होती है। फिर उसकी जो डायग्नोसिस होती है तो किस तरीके से हम मालूम कराते हैं? तो रेक्टोलोसाइट्स काउंट करवाते हैं, ठीक है। और जो प्री हीमोग्लोबिन इन द सीरम्स आर यूरिन, ठीक है। तो उसकी जो रेड ब्लड सेल काउंट करवाएंगे, ठीक है, और हेमोग्लोबिन लेवल चेक करेंगे या हेमाटोक्रेट जो लेवल होती है या सीरम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज 1 से लेके 15 से लेके 333 मतलब ये एंजाइम है, ठीक है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होती है। तो ये टिश्यू डिस्ट्रक्शन को जब हम चेक कराते हैं ना तो ये इस LDH को मालूम कराते हैं, ठीक है। हेमोक्रेट क्या है कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ RBC, तो RBC जी जो परसेंटेज होती है ब्लड में उसको मालूम कराने के लिए जो है हम हेमोक्रेट की क्या कर देते हैं? मालूम करा देते हैं, ठीक है। तो वीडियो प्रोसेस करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके इम्यून सिग्नेचर अहमद पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच जाए। खुदा ठीक है। तो ट्रीटमेंट उसके लिए क्या है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना है, क्योंकि आपकी जो ब्लड है वो तो ऑलरेडी डिस्ट्रक्ट हुआ है और ब्लड की जो लेवल होती है वो कम है ना, तो इसीलिए। फिर कार्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन आप देना है, सच एज प्रीडिस्मिनोज जो होती है ये एंटी कैंसर ड्रग्स होती है, ठीक है। और कैन स्टॉप इम्यून सिस्टम पाम, ठीक है। लिमिटेड इट इज़ एबिलिटी टू मेक एंटीबॉडीज़ प्रोटीन अगेंस्ट सेल रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो RBCs होते हैं ना तो फिर उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ वगैरह बनाते हैं, ठीक है। और कार्टिकोस्टेरॉइड हम देते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के फार्म में ताकि जो इम्यून सिस्टम इवाल्व हुआ है और आपकी बॉडी को ख़राब करा रहा है तो फिर उससे बचाने के लिए जो है हम ये चीज़ कराते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करवाते हैं कि जो प्लाज्मा पोरेसिस करवाते हैं। तो प्लाज्मा पोरेसिस ये भी हमारे पास एक कंडीशन होती है कि जब रिमूवल कराते हैं, प्लाज्मा पोरेसिस इज़ द रिमूवल ट्रीटमेंट रिटर्न आर एक्सचेंज ऑफ ब्लड प्लाज्मा आर कंपोनेंट डियर ऑफ फ्रॉम एंड टू द ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये ऐसा प्लाज्मा पोरेसिस उस कंडीशन को कहते हैं ना कि जब एक्सचेंज ऑफ ब्लड मतलब वो क्या हो जाती है, मतलब जो प्लाज्मा में एक्सेस प्लाज्मा होती है या वाटर वगैरह होती है या ऐसी वेस्ट मटेरियल होती है तो वो हम उससे क्या कर लेते हैं? ख़त्म कर लेते हैं ताकि ब्लड की सर्कुलेशन में वो ना चले जाए, ठीक है। तो ये हम प्लाज्मा की क्या कर लेते हैं? जो ज़्यादा प्लाज्मा वाटर या ऐसी वेस्ट मटेरियल होती है वो हम निकालते हैं। ये ट्रीटमेंट है। सर्जरी करवाते हैं। सम पीपल हु हैव हेमोरेटिक एनीमिया मे नीड टू सर्जरी टू रिमूव दियर स्प्लीन, ठीक है। तो स्प्लीन को रिमूव कराना भी होता है, ठीक है। तो ब्लड एंड मेरो जो मेरो स्टेम सेल होती है ना ट्रांसप्लांट करवाते हैं, ठीक है। फिर इसके लिए जो कॉम्प्लिकेशन होती है ना तो सीवियर हेमोरेटिक एनीमिया कैन काज कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स, फेलियर ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल एंड लीडिंग टू डेथ, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की फेलियर आ सकती है, क्योंकि देखें कि जब आपके हेमोरेटिक एनीमिया हो सकती है तो फिर RBCs टुकड़ों में तकसीम हो जाती है, प्रेगमेंटेशन किया जाता है। तो उस प्रेगनेंट जो है वो ब्लड में सर्कुलेट होती है और जो जॉइंट्स वगैरह में होते तो उसमें वो स्ट्रक हो जाती है और जहाँ वो ब्लॉक करा देती है एक वेसल वगैरह हार्ट की और या मुख्तलिफ़ किस्म की वेसल, ठीक है। तो ये उस जगह को जो है वो क्या कर लेते हैं? कोलैप्स करा लेते हैं और कार्डियक में भी कोलैप्शन आ जाती है, ठीक है, कि मुख्तलिफ़ किस्म की वाल्व्स में ये स्ट्रक हो जाती है, ठीक है। फिर सीवियर एनीमिया कैन वर्सन हार्ट डिजीज़, लंग डिजीज़ एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ठीक है। तो ये हार्ट डिजीज़, लंग डिजीज़ और ये कार्डियोवास्कुलर की जो एबनॉर्मलिटी है वो सीवियर एनीमिया की वजह से हो सकती है, ठीक है। तो
स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास जो हेमोलिटिक एनीमिया की जो डिसऑर्डर था ब्लड की, ठीक है, तो हमने पढ़ ली। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी नेचर रहमत पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि नई आने वाली मेडिकल वीडियो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर और बर वक्त पहुँचे। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।